अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश का काफ़ी दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान वो हिंदू समाज को एक होने के लिए, एक नाके से गुजरने के लिए लगातार संकेत और प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग और अपोजिशन के लोग और इंटेलेक्चुअल और मीडिया का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं। इसके पहले मोहन भागवत की इस तरह के लगातार प्रवास और हिंदुओं की एकता का संदेश बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से पीडीए की राजनीति का जवाब है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या संघ का ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो मोहन भागवत लेकर उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं या लगातार रह रहे हैं, या वाकई में पीडीए का जो झटका है बीजेपी को मिला था लास्ट 2024 के इलेक्शंस में, उसने बीजेपी की और संघ परिवार की जो सोच है, जो उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता है और जो उनकी विचारधारा है, उसमें बदलाव का संकेत दिया है। आज हम इन्हीं बिंदुओं की एक विस्तृत विवेचना और चर्चा इस डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया, पार्टी के अपने कैडर के भीतर ही दिया संघ के, लेकिन वो बेहद महत्वपूर्ण है। संघ भले ही राजनीतिक दल ना हो, लेकिन बहनों भाइयों वो एक वैचारिक अधिष्ठान है भारतीय जनता पार्टी का, जहां ये तय होता है कि बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठनों की राजनीति किधर जाएगी। लिहाजा संघ प्रमुख कुछ कहते हैं तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं में शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए। फिर से गौर करिएगा जो मैं कह रहा हूं, शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए यानी है नहीं। इस बात की स्वीकारोक्ति तो है और सच भी ये है। फलाने के अलग शमशान है, इनके अलग शमशान है, हिंदुओं में भी अलग अलग शमशान है और मंदिरों में प्रवेश को लेकर यदा कदा खबरें आती रहती हैं। पानी तक को लेकर अलग अलग मसले हैं। अब तो खैर कुएं कम हो गए हैं या पानी के तालाब कोई उपयोगिता उतनी नहीं रह गई, लेकिन आज भी दलित समाज अस्पृश्यता का सामना कर रहा है। इसका लब्बो लुआब क्या है, आउटर फ्रेम क्या है इसका कहता है, इसकी इस बयान की पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग यह है कि जो पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, जो छुआछूत का शिकार है, जो सामाजिक जातीय भेदभाव का शिकार है, आरएसएस का कहना उसे अब खत्म होना चाहिए। ये अभी क्यों ये मुहिम पकड़ी आरएसएस की? अब प्रश्न यहां से उठता है, क्या ये आरएसएस का शुरू से एजेंडा था तो इतना समय कैसे लगा? और अगर है तो क्या इसमें कमी आई या उत्तरोत्तर प्रगति हुई, बढ़ा? और क्या इस मुद्दे के बहाने हिंदुओं की एक एकता की बात हो रही है? जो पिछड़ा दलितों की एकता रही है राजनीतिक रूप से पिछले चुनाव में, क्या ये उसको काउंटर करने का प्रयास है? और क्या गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में जाकर आरएसएस और उनके प्रचारक इस मिथ को तोड़ेंगे कि दलितों और पिछड़ों के साथ अब भेदभाव नहीं होगा? या वो सामाजिक एकता और समरसता, जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करते हैं? क्या ये ऐसा संभव है? डिबेट आज सामाजिक मसले पर है, लेकिन बहनों भाइयों इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल है जो हम आज पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन इसकी चेतना बहुत बड़ी है। और जिस समाज की हम बात करने जा रहे हैं, समाज में उस वर्ग की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, 80%, जो इस तरह के सामाजिक, राजनीतिक, जातिगत भेदभाव का शिकार है। जो शमशान, मंदिर और पानी को लेकर बटा हुआ समाज है, वो हिंदू समाज है। आरएसएस उसकी वृहत्तर एकता की बात करती है, लेकिन अपोजिशन उसको जातीय बंधन, हिंदू धर्म के बंधन से अलग करके जाति के बंधन में प्रस्तुत करता है। और करने का कारण क्या है? क्योंकि इनका शोषण किया गया और ये वंचित समाज है, इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है और उत्तर प्रदेश जाति प्रधान देश है, इसलिए मान प्रधान प्रदेश है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति प्रधान राजनीति है, कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की शैली जातिगत आधार पर है, मानने में कोई गुरेज नहीं है।
उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान समाज है, लिहाजा यहां विषय कुछ भी चुने जाएं, मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन अंत में जाति ही महत्वपूर्ण होती है। तो आरएसएस प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में आकर कोई चौंकाने वाली बात नहीं कही, एक सामाजिक सच्चाई उन्होंने कही, लेकिन इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी शमशान, मंदिर और पानी एक क्यों नहीं है, वाई? और नहीं है तो जिम्मेदार लोग कौन हैं? जब आपने शमशान, मंदिर और पानी एक नहीं किया तो आप कल्पना करिए कि इस समाज को जो वंचित और शोषित है, इसको अवसर कहाँ मिले होंगे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए। इसीलिए राजनीति भी बटी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का समाज भी बटा है। बहनों भाइयों, मेरा कोई इरादा आपको बौद्धिक देने का नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद सामाजिक सच्चाई से वो पर्दा हटा देने का है। पर्दा हट गया है, निर्णय आपने करना है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। तो अब आपको लगा होगा कि ये चर्चा महत्वपूर्ण है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक और समर्थक हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज अनिला जी और अनिल दोनों ये लोग नोएडा से हैं, मुझे पता होता तो डिबेट नोएडा से ही कर ली जाती। दोनों हमारे साथ कनेक्ट हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन आज बारी है सिन्हा जी की, इनको स्क्रीन पे लाया जाए। सिन्हा जी, स्वागत है आपका। सच में क्या चाहता है आरएसएस? संघ राष्ट्रीय एकता चाहता है, सामाजिक समरसता चाहता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय कार्यक्रम था कि समाज के अंतिम पायदान पर भी बैठा हुआ व्यक्ति समाज में समरस होकर के सबके सब बराबर बैठ सके, यह उद्देश्य है। आज मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है वो कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं उसका पृष्ठभूमि बता दूं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में 30,000 स्थानों पे संघ शिक्षा वर्ग यानी कि ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और इसी गर्मियों में चलते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां होती हैं इस समय। तो जहाँ जहाँ समापन हो रहे हैं, जिस जिस प्रांत में हैं मोहन भागवत जी, तो उसके समापन कार्यक्रम में जाते हैं। और चूंकि संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष की में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं। 5 प्रण लिए गए हैं, जिसमें से पहला ही प्रण है सामाजिक समरसता, और सामाजिक समरसता के विषय को सबके घर पहुंचाना है, स्वयंसेवकों को घर घर जाके संपर्क करना है। तो उनके लिए दिशा निर्देश है कि ये सामाजिक समरसता की बात हर जगह पहुंचाई जाए और कहा जाए। ये समरसता की व्याख्या करो, ये एक शब्द है या फिर एक बौद्धिक है, या समरसता का मतलब क्या है? देखिए, समरसता का मतलब मैं समझता बहुत सिंपल भाषा में। मेरा हाथ है, 5 उंगलियां एक समान नहीं है, बड़ी छोटी हैं, ये प्रकृति ने बनाया और इससे हम बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं। परंतु इनमें एक हार्मोनी है, एक समरसता है। जो काम करना होता है, चाहे कंप्यूटर पर काम करना हो, चाहे जहाँ टेक्नोलॉजी में काम करना है या खेती करना हो, तो ये बहुत सधे हुए हाथ से सब अपना योगदान देते हुए अपना कार्य पूरा करते हैं। चूंकि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता और आपने एक एग्जाम्पल अपने हाथ का दिया है, तो इसमें से छोटी जात कौन है, बड़ी जात कौन है? इसमें कोई जाति नहीं है, यह सब आवश्यकता। आप ही कह रहे हैं कि एक छोटी जात है, एक बड़ी, के एक बड़ा हुआ। नहीं, मैंने जाति नहीं शब्द नहीं, मतलब एग्जाम्पल तो वही है। छोटी बड़ी हो सकती हैं,
समानता शब्द ये जब वाली प्रयोग कौन सी की जाती, जाति है? तो ये सारी वाली। उंगलियां अगर समान होती तो हम इतना बढ़िया काम न कर पाते। ओके। तो हर उंगली को उसका कार्य आवंटित है, और वह जब काम एक इशारे पर करता है तो आप देखें कि एक बहुत बड़े बड़े काम इस हाथों से होते हैं। तो छोटी बड़ी जाति जो हमारे समाज में है, इसकी आवश्यकता है। सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। समानता के पीछे मत दौड़िए। समानता प्रकृति ने ही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का व्यक्तित्व बनाया है। यह एक नेचर है, एक प्रकृति है। तो कोई शूद्र पैदा मतलब जन्म से हुआ है तो प्रकृति ने किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुण है, जिसको गीता में भी कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टि गुण कर्म विभाग। अच्छा, आरएसएस क्या चाहता है? सभी जाति का बंधन टूट जाए और एक जाति रहे इस देश में, एक हिंदू, देश एक जाति। बस एक ही जाति है, हिंदू। नहीं, जाति भी टूटे? बिल्कुल। जाति देखिए, ये क्या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, ये क्यों? सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं समाज को एक बराबर लाने के लिए। और जब समाज बराबर आएगा, जो ऊंच नीच की भावना 1100 वर्षों 1200 वर्षों की गुलामी के कारण से हमारे अंदर हीनता का भाव पैदा हो गया, हमको बांटा गया। अंग्रेजों ने सबसे पहले जाति जनगणना की थी केवल इसलिए कि बटे हिंदू समाज। पाकिस्तान का बंटवारा इसलिए किया कि आपस में ये लड़ते रहे। तो जो उनकी अच्छा, जो जाति जनगणना हुई थी वो जाति वैमनस्यता फैला गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो होगी वो भी तो फैलाएगी। नहीं, अब जो होगी वह जो छूट गए हैं, जो नहीं मूल धारा में आ पाए हैं, केवल कुछ समुदायों का और कुछ परिवारों का लाभ हुआ। जो छूटे हुए लोग हैं वह भी अब उनका भी नहीं, ये उनकी तर्क गणना हजम होनी नहीं हुआ। चाहिए कि वो आप कितने कह रहे हैं छूटे कि हुए। अंग्रेज अगर जाति जनगणना करता है तो जाति में बांट गया, और आप कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। उनकी मंशा वही थी। अंग्रेजों की मंशा यह थी कि हिंदू समाज बटा रहे, डिवाइड एंड रूल, यह शब्द अच्छा, ये नौकरियों में और समाज में फिर बराबर का उनको अवसर क्यों नहीं देते हैं? आरएसएस कभी इनकी नौकरियों की भी बात करता है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज या जो वंचित छूट गया समाज है, इनको समाज में आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप कॉमर्स में देख लीजिए, आप कारपोरेट में देख लीजिए, आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, यहाँ भी तो आप समरसता की बात करो। देखिए, आप वो तो पोस्टिंग्स में भी बात करो। पहली बात, वो अपने स्वयं के व्यवहार में समरसता लाता है। हमारे यहाँ किसी का भी सरनेम नहीं लिया जाता। सबको हमारा नाम अगर है तो अशोक जी ही करके पुकारेंगे, कभी और कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए सब पूरे आप मोहन भागवत जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं। इसी प्रकार से हमारे संचालक का अगर नाम है तो वो जगबीर सिंह, तो जगबीर सिंह नहीं कहेंगे, जगबीर जी कहेंगे। तो ये होता है, सामाजिक समरसता करके दिखानी पड़ती है। और ये गांधी जी ने इसकी प्रशंसा की। हमारे संग शिविर में आए थे 1936 में, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आपको आज भी गांधी जी की आड़ लेना पड़ता। नहीं, अंबेडकर जी है, मतलब मैं ये मानता हूँ गांधी जी एक सर्टिफिकेट है। प्रणब मुखर्जी भी आए, देखिए सभी आए। शुक्रिया आपका सर। जब आए तब जाने की शाखा क्या है, संघ क्या है और संघ चाहता क्या है। अनिला जी से भी थोड़ा उनको भी इस डिबेट में जोड़ लेता हूँ, क्योंकि आप जो करेंगे उसका एक पॉलिटिकल बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी होती है। आप चूंकि इनके वैचारिक अधिष्ठान हैं। अनिला जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरएसएस एक मुहिम शुरू कर रही है कि शमशान, मंदिर और पानी ये एक होना चाहिए, मतलब वृहत्तर हिंदू एकता की बात करते हैं। तो क्या ये पीडीए वालों की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, या फिर आप भी उसी सामाजिक समरसता की पक्षधर हैं राजनीति में? मेरी सबको राम राम। और देखिए, वैसे तो अशोक जी ने यहाँ पर आपको बहुत ही विस्तृत रूप में बताया कि संघ की क्या विचारधारा होती है, संघ किस प्रकार से सोचता है, संघ किस प्रकार से कार्य करता है। संघ ने कभी भी हिंदू को बांटा नहीं, संघ कभी देश को नहीं बांटता है, एकता में विश्वास रखता है। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती ही करती है। ये तो एक षड्यंत्र के तहत जो है हिंदुओं को बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया गया। जाति शब्द तो आप देख लीजिए, कास्ट जो है क्या कभी हमारा हिस्सा रहा? हमारी तो वर्ण व्यवस्था थी ना। तो ये सब चीजें जो एक विकृत रूप धारण किया, तो ये षड्यंत्र था, अपना स्वार्थ था। आज जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिबल हिंदू है वो उसी चीज को मानता है और चाहता है कि नहीं, सारा हिंदू एक हो जाए, आपस में कोई बंटवारा ना रहे, एक ही कुएं से पानी पिए, एक ही नल से पानी पिए, एक ही शमशान हो। क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो सब ऊपर वाले के पास ही है ना। तो ये बंटवारा किस बात का भाई? फर्क यही होगा, कोई चंदन की लकड़ी के सहारे जाएगा,
कोई साधारण लकड़ियों के साथ जाएगा। तो ये सारी जो विचारधारा है, तो मैं तो कहूंगी चाहे वो संघ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, हम तो निरंतर यही बात करते आ रहे हैं। आपने सोचना एक तो ये शब्द है कि ये इस्तेमाल किया बात कि करते हैं कि नहीं, सेंसिबल जातीय हिंदू। जनगणना करा के। आपने एक जी शब्द इस्तेमाल किया मैडम, सेंसिबल हिंदू। व्हाट डू यू मीन? नहीं, यहाँ पर अभी आप ही के पैनल पर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, अभी आप देख लीजिएगा उनकी विचारधारा क्या है। वो बांटेंगे ना, तो पिछड़ा हिंदू इधर खड़े हो जाओ, दलित हिंदू इधर खड़े हो जाओ, हाँ, जो अगड़ी जातियों के हिंदू उधर खड़े हो जाओ। और उसमें भी अच्छा आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, आप ठाकुर हैं, तो उसमें भी बंटवारा करना शुरू कर देंगे, ब्राह्मणों में भी करने लगेंगे, राजपूतों में भी करने लग जाएंगे, यादवों में भी करने लग जाएंगे, जाटों में भी करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ है। और हम कहते हैं एक हो जाओ, बंद मुट्ठी है वो ताकत है, बंद कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की। पर तो ये इनकी लोग खाक चिंता ये है बनाना कि चाहते जब हैं इस बटेगा तो राष्ट्र को, आप हमारे एक खास समाज खास को। लोगों को देते हैं, इनके जी हिस्से नहीं आता, इसलिए ये अपने विचारधारा के साथ खड़े हैं, जिनको शोषित वंचित दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो बेहतर उदाहरण कहाँ कोई स्थापित कर पाएगा। पिछड़ी जाति से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, ट्राइबल जो है वह हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, और एक महिला ट्राइबल जो है वो हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, जिसका मजाक बनाया गया विपक्षी दलों के द्वारा, उनके बैकग्राउंड को लेके, उनके रंग रूप को लेके, उनके पदनाम को लेकर। ये इनकी विचारधारा, जिसे मैंने कहा ना, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाकी, ये खाक करना चाहते हैं हिंदू समाज को। और हम जो है भारत के समाज को और मजबूत बनाना चाहते हैं। ये बेसिक फर्क है। राजनीति आती जाती रहती है, राष्ट्र रहेगा तो हम हैं तो राजनीति कर पाएंगे ना। इस देश के टुकड़े थैंक यू क्यों हुए मैडम, भाई? शुक्रिया आपका। परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, स्वागत आपका। भाई, बीजेपी और आरएसएस चाहती हिंदू हिंदू एक हो जाए, शमशान मंदिर और पानी एक हो जाए, आपको कौन सा ऐतराज पड़ा है सर? धन्यवाद विजय जी। और मैं अभी आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों की बात बोल रहे थे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि शमशान मंदिर और पानी एक ही होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं भागवत जी ने कहा है। लेकिन सवाल तो उनके पास आता है कि इसको अलग किसने किया था? हमने तो नहीं किया था ना। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि वर्ण व्यवस्था थी हमारी। ये कौन सी व्यवस्था थी? जो ब्राह्मण के वहाँ पैदा हुआ वो उच्च कोटि का हो गया, जो क्षत्रिय के वहाँ पैदा हुआ वो क्षत्रिय हो गए, उसके बाद जो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो वैश्य हो गए, बाकी जो सब इनकी सेवा कर रहे हैं वो शूद्र हो गए। फिर शूद्रों में एक पिछड़ी जाति वो एक दलित जाति कर दी। फिर पिछड़ों में जो है एक यादव, एक कुर्मी, एक मौर्य, एक पाल, एक गडेरिया, उसमें 1000 जातियाँ बना दी। फिर जो एससीज में जो है धोबी बना दिया, चमार बना दिया, पासवा बना दिया। किसने किया ये आप ही ने तो किया। आज समाज की जो स्थिति है जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की दी हुई ताकत है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आज इतनी आबादी में आगे आके अपना हक मांग रहे हैं। किसने दलितों पे अत्याचार किया था? अंग्रेजों ने किया था। किसने पिछड़ों को मेन धारा से अलग करके रखा था? अंग्रेजों ने किया था। कभी नहीं किया था। और कभी पढ़िएगा जाके अपने गुरु गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में, उन्होंने हिटलर के उदाहरण को बोला था कि हमें अपने समाज की व्यवस्था को हिटलर से सीखना चाहिए कि किस प्रकार अल्पसंख्यकों को अपने कब्जे में रख के देश को चलाया जाता है। ये सोच है आरएसएस की, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इसलिए हमारी पिछड़ों को लड़ाई जब बहुत हक लंबी देने है। की बात और आती ये है, सामाजिक लड़ाई है, कोई तो आर्थिक लड़ाई बीजेपी नहीं का है। ये क्लेम है कि हम तो सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों को हम हक देते हैं। तो फिर ये आपके पीडीए से अलग कैसे हैं? ब्रजेश जी, पिछले 2017 से आज 25 में हम लोग 8 साल बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो मैं छोटे छोटे बता सकता हूँ। याद कीजिए कि जब नगरीय उपचुनाव हो रहा था पहली बार भाजपा के शासन में, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था ही गायब कर दी थी। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी इस पर चढ़ के आंदोलन करने लगी तो तुरंत नगरीय चुनाव चेंज किया गया, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया।
आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक नियुक्तियां पिछले 8 सालों से हो रही हैं वो इसमें किस जाति के हैं। और अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बोला था, कानून व्यवस्था में जो STF का नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स बोला गया था, वो मजबूरी थी बोलनी, क्योंकि लगातार आप वही काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए, कुछ दिन पहले लखीमपुर का एक MLA कुर्मी जाति से आता है योगेश वर्मा, एक व्यक्ति जो एक उच्च जाति का झापड़ मार के चला गया मीडिया के सामने। क्या हो गया? संजीव बलियान की आपने जो है तुरंत, आपके जाट नेता थे, आपने तुरंत उनकी सुरक्षा हटा ली। क्या हो गया? अभी कल ही मनोज पासी, जिसको प्रयागराज में पुलिस से पीछा, क्या किया? 3 साल की बच्ची जिसका रेप हो गया है पाल समाज की, गरडिया समाज में, पुलिस ने उसके खिलाफ ही उसको मुकदमा कर दिया है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ता है क्या किसी को? और गठबंधन में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जरा उनकी पीड़ा सुन लीजिए क्या है। इसी सरकार के अंदर हमने पिछड़ी जातियों के अंदर एक नई कैटेगरी देखी है जिसको बोलते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। अच्छा, ये लोग मानते हैं कि आप PDA के जरिए 69,000 की भर्ती हमें समाज की समरसता बिगाड़ रहे हैं और समाज को जातिवाद की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। ब्रजेश जी, अगर आप ब्रजेश जी, मैं 10 सेकेंड, अगर अपना हक मांगना इनको समाज की समरसता दिखता है तो वो इसलिए दिखता है कि इनकी आरामदायक कुर्सी अब खिसक रही है। थैंक यू सर। अब सत्ता की चाबी और समाज की चाबी बहुसंख्यक समाज के पास में है। अनिल यादव, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत। RSS के इस स्टेटमेंट को आपकी पार्टी का किस नज़रिए से देखती है, जब ये कहते हैं कि समाज में बृहत्तर हिंदू एकता होनी चाहिए, शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा था जब बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चाहे RSS की तरफ से हो। और वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज जो लोग जातीय जनगणना के खिलाफ थे, जो हमेशा ये कहते थे कि भाई जातीय जनगणना नहीं होगी, पार्लियामेंट के पटल से लेकर, क्योंकि खुद गृह राज्य मंत्री ने कहा और सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट देके ये बात कही गई कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो लोग आज कम से कम ये मानने तो लगे कि नहीं, जातीय जनगणना करा दी जाएगी। जहां तक बात है हिंदू एकता की, ब्रजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, मुझे ये बताइए, ये कौन सी एकता है जो पिछड़े और दलितों के पेट पर पैर रख के ही बनाई जाएगी? अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, पिछड़े और दलित ये कहते हैं कि भाई हम आबादी में 80-85% हैं, हमारे बच्चों को भी नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में उसी हिसाब का अधिकार दे दीजिए, तो क्या इससे हिंदू कमजोर होता है? मैं तो समझ रहा हूं उससे हिंदू और ज्यादा एक होगा और ज्यादा मजबूत होगा। है क्या कि नियत नहीं है काम करने की, और अगर नियत होती तो इनके सामने तेलंगाना का मॉडल है पेश। बिल्कुल आप देखिए कि हमने जातीय सर्वे करा के बता दिया कि वहां पर जो पिछड़ा समाज है वो लगभग 56% है, और जैसे ही हमें 56% पता चला तो ओबीसी का जो आरक्षण होता है 27%, उसको, उसकी जो कैप है उसको हटा के हमने 42% कर दिया। अब उससे होगा क्या कि जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा नौकरियों में जगह मिलेगी, शिक्षक संस्थानों में जगह मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं कि भाई हम बहन अनिला सिंह जी हैं यहाँ पर, योगी जी ने क्योंकि अभी राजा सोहेल देव की मूर्ति का अनावरण भी किया है, वो पिछड़ों की बात करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाति जाति में कुछ नहीं रखा है, तो ये भी ऐसा सर्वे करा दे, बीजेपी पता नहीं कब कराएगी, और ऐसे ही अपनी सरकारी नौकरियों में अधिकार देना शुरू कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बात और बार बार आ रही है, मैं ये देख रहा था कि हमारी बहन कह रही हैं कि भाई ये जो है सेंसिबल हिंदू। देखिए, अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है तो उन्हें इनसेंसिबल लगता है, सेंसिबल नहीं लगता। इसी से इनका और हमारा जो लड़ाई है, जो मूल है, वो स्थापित हो गया। ये कहते हैं कि भाई सबका साथ विकास होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज? अगर आप, और क्योंकि ब्रजेश जी आप ग्राउंड रिपोर्ट का अच्छा अध्ययन रखते हैं, आप बताइए ना कि 75 जिलों में कितने जिलाधिकारी हैं? 26% जिलाधिकारी जो है, 26 जिलाधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं। अब आप मुझे बताइए कि भाई पिछड़ों के लिए सिर्फ मूर्ति अनावरण, हमारे बच्चों को भी डीएम बनने का मौका दीजिए, हमारे बच्चों को भी अधिकारी बनने का मौका दीजिए। हम इतनी बात तो कह रहे हैं। और रही बात ये, क्योंकि पानी की बात आ रही है, शमशान की बात आ रही है, इस गलतफहमी में और इस मुगालते में कोई ना रहे कि भाई ये अधिकार तो, पानी का अधिकार तो बाबा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के तहत दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। की हैसियत नहीं है कि कुएं से पानी अगर कोई पिछड़ा दलित लेने जाए तो उसे धमका दे। अगर ये वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंटेशन अच्छा कर दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका।
ये अब इतने समय के बाद कहा जा रहा है कि पानी, शमशान और मंदिर एक होना चाहिए। काफी समय लग गया। नहीं, ये अलग है कहाँ? आरएसएस प्रमुख की बात से तो लग रहा है। अब उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये वो बताएंगे, लेकिन ये तो पानी, तो आप उनके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हो? नहीं, हाँ, ये तो पहले से ही एक है। संघ ये कह रहा है। ये तो पहला राउंड है, आप इतना तो ये तो पहले नियम से है एक डिबेट का। ये तो आप दुबे जी ने कह दिया तो आप गुस्सा हो गए उनके ऊपर। ये तो आप गुस्सा पहले हुए से सर। एक है। पानी, आपको गुस्सा क्यों आया सर? कहाँ एक सेकंड बंटवारा है? आपको गुस्सा क्यों आया सिन्हा जी? हमने आपका संशोधन किया कि मुझे ये नहीं सर, इनका संघ करो सर। आज ही नहीं कह रहा है, ये बाला साहब देवरत से छुआछूत सर पाप आप है। अनिल दुबे को बोलने नहीं दे रहे हो नहीं सर। नहीं वो बोले, अरे आप 3 बार इंटरप्ट कर चुके हो सर, नहीं, जबकि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। नहीं ठीक है, आप बोले, आपकी इजाजत हो तो अरे बिल्कुल बोलिए दुबे जी। तो ब्रजेश जी, पानी, शमशान और ये जो है सब एक है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। और हमारे तो जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने 1964 में कहा था कि जो अंतर्जातीय विवाह करेंगे उनको हम प्रोत्साहन देंगे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये अलग बात है कि उस समय जिस सरकार में वो मंत्री थे उस सरकार ने उनके एजेंडे को बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हम लोग तो जाति विहीन समाज की हमारे नेता ने पहले बात से। आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्यों बताइए? सर्वाधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी विशेष में अगर अंतर्जातीय विवाह करें तो आप पूछ लीजिए अनिल यादव से, बैठे हैं और अब अनिला जी आपने पहुंची हमारी बैठी हैं, आप कहलवा दें अगर ये बात तो मैं मान लूंगा। देखिए, आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा 1964 में सिन्हा साहब भी बैठे हैं। इज्जत के नाम पर कत्ल की घिनौनी शुरुआत कहां से हुई है? अरे भाई, आप तो आप कौन सी बात कर रहे हो? आप अपनी दिशा में लेकर के जाने लगते हो। आप या तो आप कह रहे हो जाति विहीन समाज जब के समर्थक हैं ये। अब आपने हमारी बात को अंदर ही रख लेने, आप हमें निकलने ही नहीं दे रहे हो। तो पहले बात तो सुनो, तब तो कोई बात की सिन्हा जाए। जी से कुछ नहीं कर पाए तो आप मुझसे लड़ रहे हो। नहीं, ना सिन्हा जी ने हमसे कुछ कहा, आप उसको आप उनकी खिसियाट हम पे निकाल रहे नहीं, आप लड़ाने की बात मत करिए। हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे संविधान ने पहले से जो अधिकार दिए हैं वो बेहतर ढंग से चल रहे हैं। कहीं कोई शमशान की, कुएं की, पानी की, कहीं कोई पूरे देश में कहीं कोई बात आज नहीं हो रही है। सब लोग इकट्ठा। और हमारे तो मैंने कहा कि 1964 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात, इसका मतलब आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। आप रुकिए, आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए ना। आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। अब वो जो आपको कहना हो आप कह लीजिए, तब मैं बोल लूंगा या बाद में बोल लूंगा। इतना क्यों हट रहे हो दुबे नहीं, मैं जी? ऐठ कह रहा हूँ। अब जब मेरी बात ही आप मुंह से ही नहीं निकलने दोगे तो फिर क्या होगा? बोलो भाई, अनइंटरप्टेड बोलो। भाई, मैं ये सिन्हा जी का कुछ नहीं कर पाए, हम ही से अकड़ रहे हैं। नहीं, हाँ, उन्होंने नहीं कुछ कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि उस समय जब चौधरी साहब ने ये बात कही तो उस समय की सरकार ने उनके मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा, ये जो आप आज समाज की बात कर रहे हो, हमारे जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, उन्होंने कहा 33% दलित बस्तियों पर आप खर्च करिए, अपनी निधि का वहां पर खर्च करिए। 1700 गांव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं गए। सामाजिक समरसता का आरएसएस वाले गलत मुद्दा उठाए हैं ना सामाजिक दुबे जी। समरसता का अभियान चलावे, वो भी अच्छी बात है। हम लोग तो इसको, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग पहले आप से तो चला रहे हैं। खारिज कर रहे हो। नहीं, हम खारिज नहीं कर रहे हैं। Thank हमने you, कहा हम लोग तो इसको पहले से काम कर रहे हैं इस पर। ऑलराइट, मैं आसिम वकार, आप सबकी बात इकट्ठा करके वकार साहब के पास ले चलता हूं। और सिन्हा जी भी काफ़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वकार साहब कुछ बोलें। तो वकार साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद। आरएसएस चाहती है कि अब आपके यहाँ भी वो चाहते हैं कि मुसलमानों में भी बृहत्तर एकता हो। अब वो कहते हैं साहब शमशान, मंदिर और पानी ये सबके लिए एक होना चाहिए, इसको लेकर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। और मैं तो बल्कि एक लाइन जोड़ता हूँ, कब्रिस्तान भी इसमें जोड़ा जाए सब। वकार साहब। नहीं सर, बहुत बढ़िया मुद्दा आप लाए हैं। आरएसएस प्रमुख ने 3 नाम लिए, जल, मंदिर और शमशान। देखिए, जल के बारे में बोल दें कि एक दौर ऐसा था कि हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को कुएं पर जल भरने नहीं दिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी सर। अगर गलती से किसी दलित ने किसी कुएं पर, किसी अपर क्लास के कुएं पर पानी भर लिया तो क्या हाल होता था पता है आपको? मंदिर, आरएसएस प्रमुख बोले मंदिर में किसी दलित को जाने का अधिकार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जाने का अधिकार था। और शमशान, शमशान में जो दलित जाति के लोग थे, चंडाल लोग जो थे, वो जो काम करते थे वो काम कोई ब्राह्मण नहीं करता था।
दूसरी बात, एक नाम ले रहा हूँ, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम मशहूर है। इन्हीं ने, जो हमारे रामास्वामी साहब थे, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पेरियार भगवान। इन्हीं ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे अधिकारों की, दलितों के अधिकारों की, इसलिए लड़ रहे थे कि दलितों को अधिकार नहीं दिया जाता था। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। भूल गए हमारे आरएसएस प्रमुख साहब, एक हमारी मां समान एक महिला थी, उनका नाम था नंगेली। वक्ष के ऊपर, स्तन के ऊपर टैक्स लगता था कि अगर ढक लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने ब्राह्मणवादियों का विरोध करने के लिए अपने स्तन काट दिए थे। ये इतिहास है भारत का सर, या आप ना बदल सकते ना हम बदल सकते। हाँ, पर अब सामाजिक बदलाव हुआ है, यहाँ बोल रहे ऐसी हैं, तमाम कुरीतियों से हम आगे बढ़ चुके हैं और हम एक बृहत्तर समाज की स्थापना पर बल देते हैं। आपको कोई इतराज है इस पे? सर नहीं सर, मैं आपसे ही अभी आजमाई ले रहा हूं। देखिए, दलित, हमारे जो दलित भाई हैं, द्रविड़ भाई हैं, वो चाहे साउथ के हों, चाहे नॉर्थ के हों, चाहे सेंट्रल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, वो सब पेरियार को भगवान के रूप में देखते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी पूजा होती है उनके कामों की। अब सिन्हा साहब से कहिए कि सारे आरएसएस के लोग एक मूर्ति लगाएं अपने आरएसएस कार्यालय में पेरियार भगवान की और रोज उनकी पूजा करें, या तो जितने ब्राह्मण हैं वो अपने घरों में उनकी मूर्ति लगा के उनकी जिंदाबाद कहें, और या दलित भाई पेरियार भगवान का विरोध करें, तब मैं मानूंगा आप सब एक हैं। ऐसे कैसे मान लूंगा? यहां कहला दीजिए। ठीक है, सिन्हा जी को मैं अवसर देता हूं, कंफर्म हो जाएगा सर। अब आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, क्या सिन्हा साहब अपने, नहीं सुनिए, आरएसएस के कार्यालय में क्या पेरियार आपने सवाल कर लिया सर, लगा के अब जवाब की प्रतीक्षा करें सर। माल्यार्पण करेंगे। खरे सोने वाला जवाब अभी सिन्हा जी देने को व्यग्र हैं। सिन्हा जी बोलिए। देखिए, यही हाँ, सेंसिबल शब्द जो आया था, ऐसे ही लोगों के लिए आया था। पुराना टेप बजा करके, समाज को विभाजित करके, और यह वोट में अपने को प्रचंड बनना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये हम एकता चाहते हैं, ये विषमता चाहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं इनका पूजा करिए, उनका पूजा। रहे आप तो पूजा कर लीजिए सबकी अपने यहाँ। आप तो अलग ही अपना टेप बजाते हैं कि भाई ये हम ये रहा और वो। अरे अब किस जमाने की आप बात कर रहे हैं? समाज बदल चुका है और यह प्रयास हम लोग 100 वर्षों से कर रहे हैं कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। अच्छा, तो अब एक सेकंड रुक जाएं आप जी। हाँ वकार साहब, उम्मीद करता हूं कि आपको खरा जवाब मिल गया होगा। कहाँ मिल गया? मैंने तो एक सीधा जवाब कहा था कि पेरियार भगवान की आरएसएस के कार्यालय, सभी कार्यालयों में मूर्ति लगे, उनका माल्यार्पण किया जाए, उनके आगे रोज उनको नमन किया जाए। या तो आप ये ब्राह्मणवादी करना शुरू कर दें, या दलित पेरियार को ना माने उनका विरोध करें, मैं मान लूंगा। एक ऐतिहासिक तथ्य दे रहे हैं। देखिए, पेरियार साहब को अंग्रेजों ने खड़ा किया, आर्य और द्रविड़ की थ्योरी दी कि आर्य बाहर से आए, और यह थ्योरी देके उनको कहा कि तो पेरियार जी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। द्रविड़ हो और द्रविड़ों का अलग से वो होना चाहिए। तो वो अब उनको यही नहीं पता, वो रावण को भी द्रविड़ कहते थे। अरे भाई, रावण कब से अब आप रुक जाए एक सेकंड। हाँ 20 सेकंड वकार साहब। अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार जी को। देखिए, 1 सेकंड में मैंने सब क्लियर कर दिया। अब यही बात दलित से कहला दी जाए, आशुतोष वर्मा जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए। अब जो लोग खुद आरएसएस के, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए अपने को हाजिर किए हुए थे कि नहीं साहब हम मुखबरी भी कर देंगे, हम सब कर देंगे, वो लोग पेरियार भगवान को मुखबिर कह रहे हैं। देखिए अब आप, कितनी बड़ी बात है। मुखबिर नहीं, और आप अंग्रेजों ने खड़ा किया था, आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों ने खड़ा किया था उन्हें। और क्या कहा जा रहा है? ठीक है, मान लिया, तो क्या अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार भगवान को? अभी यहां बैठे हुए आशुतोष जी, उनसे पूछ लीजिए। ठीक, आशुतोष वर्मा को लाया जाए भाई वकार साहब की फरमाइश पे। बताइए डॉक्टर आशुतोष जी। मैडम आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, सीधे आता हूं। जरा एक मामला फंस गया है, सेटलमेंट हो जाने दीजिए। विजय जी, मैं
सिन्हा जी की बात से सहमत हुआ जाए कि अंग्रेजों ने खड़ा किया था नहीं, सहमत मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सिन्हा साहब जी ने कौन से ऐसे तथ्य पढ़े हैं और कौन से ऐसे तथ्य पढ़ा रहे हैं अपने आरएसएस में बच्चों को, इसीलिए आज तक आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई। क्योंकि झूठा इतिहास पढ़ाना और झूठा मनगढ़ंत, देखिए, बिगाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। नहीं, अगर पेरियार इनकी थ्योरी से सहमत हैं या आप असहमत हैं? अपनी हकों ये थोड़ी की बात क्लैरिटी करी, दीजिए। तो वो अंग्रेजों नहीं, बिल्कुल असहमत है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बचकानी बातें और हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति समाज में अपने हक को मांगे तो वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ है। अरे आपने क्या किया? सर, अब एक सेकंड रुकिएगा सर। वीरेन जी आगे उनको ले लूं, फिर आपके पास वापस आप लोगों को कनेक्ट करूंगा। वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी बताइए कि इस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उठाने का कोई राजनीतिक तात्पर्य निहितार्थ है? देखिए, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राजनीति नहीं करती है और वो इस देश में भाजपा की पेरेंटल संस्था भी मानी जाती है। तो स्वाभाविक है कि जब जब हिंदुत्व की बात आती है तो ये होता है कि भाजपा को फायदा होगा। लेकिन कोई संस्था जो गैर राजनीतिक है, अगर वो ये कहती है कि देश में जातियां खत्म होनी चाहिए, हिंदुत्व एक होना चाहिए, तो उनके अपने विचार हैं, उस पर वो अपना काम करें। लोग धर्मांतरण न करें। जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को ऊंची जातियों छोटा न समझें। 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। अब बात आती है कि छुआछूत और भेदभाव और जातिवाद का असर कितना है। इस देश में बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जाति के आधार पर बैठाए जाते हैं और बाकायदा ये कहा जाता है कि वो फला जाति के हैं, हमने इस जाति को बड़ा सम्मान दिया। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उस जाति के लोग हमको वोट दें। राजनीतिक दल और सरकारें खुद जातियों को खत्म नहीं करना चाहती हैं। वो अपने पार्टियों के जो टिकट देती हैं वो जाति के आधार पर देती हैं। मंत्रिमंडल में भी जाति के आधार पर लोगों को बैठाया जाता है। पार्टी में जो संगठन में पद होते हैं वहाँ भी जाति के आधार पर ही लोगों को दिया जाता है। भारत और हिंदुत्व, जिस जातियों के समुच्चय की बात हो रही है, उसमें इतने भेदभाव है, ये कैसे हिंदुत्व एक हो सकता है? ये अपने आप में बहुत कठिन सवाल है। जो कमज़ोर है उसको कोई उठाने को तैयार नहीं है। एकजुटता की बात जरूर करता है, लेकिन मुसीबत आने पर साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव पैसे वाले और गरीब के बीच साफ दिखाई पड़ता है। फिर कैसे एक हो पाएगी चीज़ें? शमशान और कब्रिस्तान और मंदिर तो देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पुरानी बात भी हो गई है, बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, लेकिन जात के आधार पर भेदभाव का स्तर अभी भी कायम है। वैसे मैं एक बात को सुनने में पाता हूँ कि संघ का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि अगर किसी को कुछ पाना हो, कुछ लेना हो तो हमारे यहाँ ना आए। संघ में वो लोग आए जो समाज को कुछ दे सकें, समय का त्याग कर सकें, परिवार का त्याग कर सकें और समाज के लिए काम कर सकें। संघ का ये उद्देश्य बताया जाता है कि इस तरह का है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बार लालच में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हुए उनका नाम आता है, तो फायदा अगर किसी एक राजनीतिक दल को होने लगता है तो उसकी गतिविधियों पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन नेताओं ने जब से दलितों के घर में खाना खाना शुरू किया था, तब से माना गया कि कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन आया नहीं। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ, उससे एक बात वो मान गई, आज तक उस बात को वो का मेकअप नहीं कर पाई, उस कमी को पूरा नहीं कर पाई जिसमें दलित उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर भाग गया। और उसके बाद से वो कोशिश बहुत करती है। रामजी लाल वाले सुमन के मामले पर कार्रवाई करो तो दलित नाराज और ना कार्रवाई करो तो करणी सेना नाराज। बड़ी असमंजस में फंस गई सरकार। तो ये
सरकारों ने खुद जातियों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया है, वो इस जातिवाद के जहर से कैसे अलग कर पाएंगी समाज को, ये बहुत कठिन काम है। एक बात आई थी कि बटोगे तो कटोगे, नारा तो आया था हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए, लेकिन भाजपा को ये नारा उतना फायदा नहीं दे पाया जितना मुसलमान और अदर लोग इसको लेकर एकजुट हो गए। तो ये भी नारा अपने आप में अब ठंडा पड़ गया है। पीडीए का प्रादुर्भाव और भाजपा की लोकसभा में कम सीटें आना हिंदुत्व को बार बार उफान मार रहा है, जोर दे रहा है कि सब लोग एक हो जाओ। वैसे अपने यहाँ ब्रजेश जी, हम लोग गांव में थे तो एक कहावत चलती है कि सास जब जो है नई नई बहू बन के आती है घर में, तो पहले वो चाहती है कि घर से अलग हो जाओ, और जब बुढ़ापे में जाती है, उसका लड़का हो जाता है, तो कहती है पूरा परिवार एकजुट होकर रहे। तो जब वक्त की बात है, अपने पास ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, जवानी रहती है, तब वो वीरेंद्र जी के पास जो उदाहरण होते हैं, मैं कहता हूँ देश में कोई खोज के नहीं ला सकता। तो ये बातें हैं, इसे सामाजिक उदाहरण है जिनसे चीजों को समझा जा सकता है। तो चुनाव के समय हम लोगों को एकजुट करते हैं अपने मौके, अपनी सुविधा के अनुसार। जी तो सुनिएगा कि भेदभाव नहीं, जातियों में नहीं, हमको सबको एकजुट होकर रहकर संदेश देना है कि मंदिर चुप खड़ा, बेखबर मस्जिद खड़ी है, और फिर क्यों दिलों में ये नफरत पड़ी है। और वास्ते खाते हैं हम गीता और कुरान के, और सिर झुकाते हैं हम पूजा और अजान में, और घर घर के झरोखे को छू के बहती है हवा, मगर मजहब व औकात नहीं किसी से पूछती है हवा। हम इंसान एक हैं, अपने रंगो खून एक हैं, और न जाने फिर क्यों अपनी जातियां अनेक हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, विपक्ष आपके जो सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात है, उससे असहमत है, और वो कहता है कि जब आप पास सत्ता आती है, ताकत आती है, तो आप अपनों में बांटते हैं, गरीब, वंचित, पिछड़े और दलितों में नहीं। पिछली बार भी मैंने, जब आपने इस प्रकार का प्रश्न किया था, उसको उत्तर दे दिया था। उदाहरण मैंने अपने राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका विषय आपके सामने रखा, जो प्रधानमंत्री है उनका विषय मैंने आपके सामने रखा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका विषय भी मैंने आपके सामने रखा। तो जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। और खासतौर से जो पीडीए की बातें करते हैं, अगर वो इतना ज्यादा पिछड़ों का ध्यान रख रहे होते, महिलाओं का ध्यान रख रहे होते, तो आज अनिल जी और पंखुड़ी जी दोनों के दोनों जो हैं वो समाजवादी पार्टी में होते, समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं आ गए होते। दोनों ही युवा हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग नेता हैं भारत के, पर इनको छोड़ना पड़ा वो राजनीतिक का। कोई ना कोई तो कारण हो। तो जो पीडीए की बातें करते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो आप ये मानती हैं कि ये दोनों अच्छी पार्टी में गए हैं, सपा से बेहतर है कांग्रेस? नहीं, अभी मैं कांग्रेस में कितनी अच्छाइयां खोजी हैं आपने, ये मतलब इम्पोर्टेंट बात है। पता नहीं अनिल पकड़ नहीं पाए। विजय जी, वकार साहब के जो नेता हैं ओवैसी साहब, उन्होंने जिस प्रकार से अपना पूरा रुख दिखाया, ये जो पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनका मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा उनका एक रुख था, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। जबकि कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम कर रही थी, उसको उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तो आप एमआईएम के नीतियों को अप्रिशिएट करती हैं या ओवैसी साहब को? नहीं, मैं इनके नेता की बात कर रही हूँ यहाँ पे। नेता और अच्छा, दूसरा विचारधारा तो एक ही है, उसमें कोई बदलाव तो मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। मैं ओवैसी साहब की तारीफ करूंगी इसमें कि जिस प्रकार से उनका रुख रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही थी। पहलगांव अटैक के बाद हिंदू मुसलमान कर रही थी। ओवैसी साहब ने उसको दरकिनार किया और कहा कि नहीं, राष्ट्र सबसे पहले है। जो आतंकवादी हमला हुआ है वो मेरे राष्ट्र पर हुआ है। मैं दुनिया में जाऊंगा और बताऊंगा पाकिस्तानी किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
मैं प्रशंसा करती हूँ इस चीज की। पर वकार साहब ने कहा कि संघ को अपने हर एक कार्यालय में, जो ये पेरियार साहब हैं, जिनका ईवी रामास्वामी जो इनका नाम रहा है, उसकी मूर्ति लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए साहब? क्योंकि वो हिंदुओं को गालियां देते थे, सनातन को गालियां देते थे, इसलिए हम उनकी मूर्ति लगाएं। हाँ, स्टालिन उनका बेटा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बेटा, सनातनियों को वायरस कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, इसलिए। और क्यों इन्फ्लुएंस्ड, और किससे इन्फ्लुएंस्ड है वो, किसकी विचारधारा के तहत जो है वो सनातन को अपमानित करते थैंक यू हैं, मैडम। उसकी मूर्ति हम क्यों लगाएं? वकार साहब से इसका जवाब लेंगे उनकी बारी में। मैं अनिल यादव का रुख करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आपको बधाई कि अनिला जी ने माना कि आप बेहतर पार्टी में गए हैं। पहले वाली पार्टी में कोई प्रॉब्लम थी सर? देखिए, मुझे लगता है कि जब बात हो रही हो समाज की, जब बात हो रही हो कि भाई पिछड़ों को, दलितों को अधिकार कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अनिल यादव जैसे कितने ही लोग इररिलेवेंट हो जाते हैं उस बात में। मुझे लगता है कि मुझ पे मैंने क्या किया या मैं किस पार्टी में गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग आज जब आपसी समरसता की बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में हाथ दिखाते हैं। हाथ यानी कि जिसमें पांचों, कोई एक उंगली इससे, ये उंगली इससे छोटी है, ये उंगली उससे छोटी है, तो कोई उससे बड़ी है। इसका मतलब कि इनका जो सामाजिक समरसता का जो भाव है वो ऐसा है कि जिसमें बराबरी की कोई जगह है ही नहीं। देखा आ गया मुद्दा हथेली वाला। अब आप सुनिए, ये पहली बार नहीं है। 2015 में मोहन भागवत जी ने भाषण में मंच से कहा था कि भाई आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, परमानेंट थोड़ी है। अब क्यों खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि उससे पिछड़े और दलितों के बच्चों को नौकरियों में जगह मिल रही है। अभी इतनी बड़ी बात कह रही थी, हमारी बहन भी कह रही थी कि भाई हिंदू एकता की बात कर रही है। शुरुआत कर देते हैं हिंदू एकता की। भाई जो मोहन कांग्रेस अपने पार्टी दफ्तर में पेरियार जी की मूर्ति क्यों नहीं लगा लेती? आज भी झूठ बोल सर रहे एक सेकंड रुक जाएं। कभी भी मोहन भागवत जी ने नहीं नहीं कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आपने कहा था कि भाई उसको 10 साल के लिए दिया था, आगे कब तक बढ़ाए जाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि भाई इसको रिव्यू किया जाए और इसको खत्म करा जाए। नहीं तो क्यों रिव्यू करना था? कुछ को नहीं मिल रहा है। उन्होंने उसके उत्तर में कहा था कि इसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। अगर रिव्यू करके बढ़ाना चाहते तो बता दीजिए। सर एक सेकंड सर, थैंक यू सर। ऑलराइट अनिल जी सम अप करें सर, खत्म करें सर। मैं सिर्फ 10 सेकंड और लेना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं मोहन भागवत जी अपनी कुर्सी पे किसी दलित भाई को बिठा दें और कहें कि भाई संघ को ये चलाएंगे, तब तो हमें लगे कि भाई दलितों को आप मान सम्मान दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा। ऑलराइट, शुक्रिया सर। कुर्सी पे बैठेंगे डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपके यहाँ पर सर 60 सेकंड है सर। मैं एक बार और भी अपना पक्ष रख चुके हैं। वर्मा जी तो बताइए कि फिर दलितों और पिछड़ों को तो बीजेपी कह रही हमने बराबर से हक दिया है, आपकी जो राजनीति है वो जाति में समाज को बांटने वाली है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो सेंटर में कैबिनेट में भी आप देखिए। नहीं, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुन रहा था। एक ठीक है नीला जी, मैं सुन लिया सब लोगों ने। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि वो फलाना पार्टी से छोड़ के फलाना पार्टी में चले गए। एक बार जरा याद कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, मुकेश वर्मा, भगवती सागर, विनय शाह के ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, अभय नारायण पटेल और मुनीश कश्यप, ये कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय विधायक थे जो समाजवादी पार्टी में हैं। और देखिए धर्म की और जातियों की बात मत कीजिए। इस देश के इतिहास में 2019 का वो पल याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल की जो सूची आई थी वो जातियों के हिसाब से आई थी, और आप जातिक समरसता की बात करते हैं। आपको पहले अपने अंदर झांक के देना चाहिए। बार बार जाके चिल्लाना कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, ये सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, इस देश में किसी ने नहीं बोला। थैंक यू सर, थैंक यू। और कितने पिछड़े यहाँ पे प्रधानमंत्री होके चले गए। ऑलराइट, दुबे जी तो पिछड़े और दलितों को पर्याप्त हक आपका गठबंधन दे रहा है? नहीं तो कहाँ नहीं मिल रहा है, तो पहले से ही रहा। देखिए आप हमारी बात करो, आप समस्या को मानने को तैयार नहीं हो, आपसे क्या कहें हम? नहीं, समस्या आप जब या तो उदाहरण के साथ बताओ ना कि कहाँ नहीं मिल रहा है, और उसके लिए अनिला जी बैठी हैं, वो अपना बताएंगी ना कि उनके कहाँ क्या। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं एक होना चाहिए, मैं तो उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं तो क्या गलत क्या कह तो रहे हैं? हमने उनको बताया तो है। एक होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो संविधान ने सबको एक होने का अधिकार दे रखा है, और हम लोग तो उसको कर रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव है भी नहीं, और कहीं कोई कमियां भी हो सकती तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत का संविधान है, उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन संविधान ने जो अधिकार दे रखा है, और हमारे संस्थापक ने तो जो आज पिछड़ों की बात कर रहे हैं ना,
उत्तर भारत में चाहे वो बिहार चले जाइए, कर्पूरी जी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, राजस्थान में नाथूराम मिर्घा को बनाने का काम किया, हरियाणा में देवीलाल जी को बनाने का काम किया। चौधरी साहब ने तो कितनों पे सब पिछड़ों को बढ़ाने का काम किया। दम पे बने थे चौधरी साहब, क्या किसी को बिहार में बनाएंगे? नहीं, क्यों नहीं बनाया था? चौधरी साहब ने सबको, पिछड़ों को, दलितों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया। और आज अच्छा, ये नहीं कहा कि चौधरी साहब ने बीजेपी को भी बनाया जी? अच्छा, आपने ये नहीं कहा? नहीं, जो हमारे नेता बीजेपी को बनाया चौधरी साहब, जो हमारे नेता ने किया वो हम आपको गिना रहे हैं, और हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आप इतने क्यों उद्वेलित हो जाते जब मैं कहता हूँ शमशान मंदिर आप हमारे पानी एक हो? नहीं, हम उद्वेलित इसलिए आप तुरंत ठेल के भाग जा रहे हो। आप आरोप लगा करके और सोचते हो कि हम जवाब भी ना दें, आप जवाब भी दे लो। तो मैं इसलिए आपको जो है कहना चाहिए, आप बोल तो लेने दो, आपने सवाल किया, आप जवाब सुन लो। तो जब हम हमारे संस्थापक ने, हमारे दल में हम लोग पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी लोगों को लेकर के चलने की बात करते हैं, कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, और किसान की कोई जाति नहीं होती। फंस जा रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम फेंक के भाग जा रहे हैं। किसान तो सभी जातियों में होते हैं, और किसानों को लेकर के हम लोग चलते हैं, किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उसमें हम लोग तो जाति को ऐसे भी तोड़ने की मत मानिएगा। जाति पर बनी पार्टी आज कह रही कि वो जाति को नहीं मानती है। यही भारत की राजनीति का दर्शन शास्त्र है। ये आप कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि हम सबको लेकर देखो, बचाव के लिए आपकी बहन अनिला जी तुरंत आ गई। नहीं, वो बचाव करेंगे भी, उसमें कौन सी बात? आपको क्या किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह। अरे मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, मेरे तो केबिन में 10 किताबें उनकी हैं। मैं तो जब लाठी पड़ रही थी किसानों के मसीहा पे, तब कहाँ थी सरकार? किताबें हैं। जब किसानों के मसीहा के पोते पे लाठियां चल रही थी, तब कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? सर, धन्यवाद सर। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि अनिला जी ने आपको काफी खरा जवाब दिया है। मैं जवाब थोड़ी ना मान रहा हूं सर। दलितों को जवाब दिया इन लोगों ने, पेरियार के भक्तों को जवाब दिया इन्हीं ने। देखिए, पेरियार साहब ने, भगवान पेरियार जो थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 आंदोलन खड़े किए, एक आत्मसम्मान आंदोलन, दूसरा द्रविड़ कड़गम आंदोलन। आत्मसम्मान का आंदोलन क्यों खड़ा करना पड़ा? अंबेडकर साहब ने भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए हिंदू धर्म का त्याग किया। माला पहना करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला। मैं जवाब दे दूं? आप कहते हैं उनका हम तस्वीर लगा लें? बताइए, आपके ईश्वर को, आपके अल्लाह को अगर कोई ऐसा कर देता तो आप उसका क्या सर तन से जुदा कर देते? और आप हमको कह रहे हो तस्वीर पूजने के लिए? याद है आपको प्रभु राम के चित्र को ट्रक पर रख करके और जूते की माला पहना के जुलूस निकाला था, और आप चाहते हो कि हम उनका मूर्ति पूजें? अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अरे सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब देने आपने बोल लिया, आपने बोला, मैंने सुना, अब मैं बोल रहा हूं, मेरी सुनिए सर। देखिए, 2018 की खबर है ये, जनसत्ता अखबार की। राट के, जो उत्तर प्रदेश में जगह है राट, वहाँ मुस्कुरा खुर्द में एक मंदिर है। उस मंदिर में, ये धूम्र ऋषि जी का मंदिर है, एक बीजेपी की दलित महिला ने वहाँ पूजा कर ली, तो पूरा मंदिर गंगा जल से धोया गया, और बाद में सब गांव वाले मूर्ति लेकर चले गए इलाहाबाद संगम में। उस संगम में मूर्ति को पवित्र किया गया और लाके फिर उसका स्थापना की गई। अरे आप दलितों की बात कर रहे हैं, ने नहीं किया। अखिलेश जी कन्नौज के एक मंदिर में गए थे, तो उसको किसी ने धुलवाया था गंगा जल से। जी, यहाँ तो देवी पाटन है, पाटन देवी, वहाँ पे तो दलित समाज के कांग्रेस के दलित विधायक। आप पता करिए देवी पाटन में महंत कौन है, आप पता करिए। बोलने दीजिएगा, नहीं बोल रहे? गंगा जल से धुला गया है सर, मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं बोलने? हाँ सर, बोलने देंगे, बोलिए आप। 30 सेकंड और है। दुबे जी रुक जाइए, आशुतोष जी रुक जाइए, वकार साहब की बात। राजस्थान में अभी एक कांग्रेस के दलित विधायक ने मंदिर में जाकर पूजा कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उस मंदिर की धुलाई करवाई गंगा जल से। आप यहां बैठकर सम्मान की और व्यायाम की बात कर रहे हैं। पहले आप ये दिलों से नफरत तो दूर कीजिए सर। जवाब देंगे कि खाली भाषण दे दिया आपने माइक में खड़े होकर, मोहन भागवत जी ने पूरा देश मान लेगा। हाँ, ये कह रहे आपके लोग घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं। हाँ, जी जवाब देंगे, रुक जाओ सर, दो जवाब इनको। आप यहाँ बैठकर भाषण दे रहे हैं सर, जमीन पे काम कीजिए, बातचीत में विचारों में पाखंड नहीं करिए। आप जिस चीज का टेप पुराना बजा रहे हो, आप बार बार कह रहे हो, हम कह रहे हैं बार बार कि
पेरियार साहब ने आर्य द्रविड़ थ्योरी खड़ी करके अंग्रेजों के द्वारा दी हुई थ्योरी को आगे बढ़ाया। देखो अनिला जी उन्होंने ने कहा राम ने रावण का वध किया था, थैंक यू सर, वो आर्य थे और ये द्रविड़ थैंक यू थे। सर। नहीं अनिला जी ने गलत बात। और रामचंद्र सुन जी लीजिए ने ना, चित्र पर अरे सुनिए ना, माला पहनाई। अनिला जी ने इस उम्मीद के साथ ओवैसी साहब की तारीफ की थी कि वकार साहब थोड़ा सा राइट साइड चलेंगे, उनकी तारीफ और ये तो पैरासूट से कूद गए खाई। जो उन्होंने इनके नेता ने जो बढ़िया यस मैडम बोलिए, 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड, अनिला जी कुछ कहना चाहती, समापन 19 कर लेते हैं, बोलिए मैडम। मैं अभी वकार साहब को सुन रही थी, इन्होंने आइसोलेटेड उदाहरण दिए, ठीक है ना। 150 करोड़ की आबादी वाला मेरा देश है, वहां पे आइसोलेटेड उदाहरण ये 1-2 दे रहे हैं। वकार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान है, क्या उनमें जातियां नहीं है? क्या एक उच्च जाति का जो मुसलमान है, वो जो एक नीच जाति का मुसलमान है, उसके यहाँ शादी ब्याह करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है कि जब हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो देख लीजिएगा बाकी उंगलियां जो है आपकी। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, मुंह ना खुलवाया करें। बहुत शुक्रिया। और ये जो ईवी रामास्वामी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसने कंपैरिजन किया था ना कि क्रिश्चियनिटी जो, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो सनातन से बेहतर है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल होती है, हिंदुस्तान में मुसलमानों में और ईसाइयों में जाति व्यवस्था है, पाकिस्तान में है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक सामाजिक राजनीतिक विमर्श पर आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि सोनम ने प्लान बी क्या तैयार रखा था कि अगर राज कुशवाहा और उसके साथी जो सुपारी लेकर राजा रघुवंशी की हत्या करना चाहते थे, अगर उनका प्लान ये फेल होता तो प्लान बी क्या था सोनम का, थोड़ी देर में।